ओके भाई, अब आवाज आ जाएगी, निश्चिंत रहे ना। अब आवाज आ जाएगी, सॉरी टू से आवाज आ जाएगी। तो जब जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सॉरी टू से। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं राजस्थान का वेलोर कौन सा है। देखो, नारगढ़ दुर्ग के बारे में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना, नारगढ़ दुर्ग एक्चुअल में है कहां पर, तो ये नारगढ़ दुर्ग पड़ता है जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर में। और इसी दुर्ग को कहते हैं जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग बोलते हैं, ध्यान रखना, झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं। इसी दुर्ग के अंदर आपको पता होगा एक शासक था जिसका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था उसका? माधो सिंह। इसी माधो सिंह ने क्या किया था कि यहां पर आपको पता होगा माधो सिंह ने किले यहां पर कुछ महलों का निर्माण करवाया माधो सिंह ने। तो माधो सिंह फर्स्ट ने 9 एक जैसे महल बनाए। 9 एक जैसे क्या बनाए प्यारे विद्यार्थियों? एक जैसे महल बनाए। कहां पर बनाए? नाहरगढ़ में बनाए। इस माधो सिंह की ध्यान रखना पासवानी थी। क्या थी? पासवानी। और इनके पासवानी कितनी थी? तो इनके पासवानी थी 9। कितनी पासवानी थी? 9। एक जैसे 9 महल बनाए। गुरुदेव को प्रणाम, बिल्कुल आपका दंडवत प्रणाम स्वीकार है भाइयों, शेयर भी कीजिएगा। यहां पर बेसरोडर की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। चंबल व ब्राह्मणी जो नदी है, इस ब्राह्मणी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? वह दुर्ग है अपना कौन सा? बेसरोडगढ़। इसका जो निर्माण करवाया गया वो याद रखना बेसा और रोड़ा नामक 2 व्यापारी ने करवाया। बेसा व रोड़ा, ये 2 क्या थे? ध्यान रखना व्यापारी थे। इन व्यापारियों द्वारा क्या हुआ था? इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी बताया, जिसे हम राजस्थान का वेलोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का इसे हम वेलोर कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बारे में कर्नल टोड ने कहा था कि मुझे अगर दुर्ग की कोई पेशकश की जाए तो मैं जो दुर्ग है वो बेसरोडगढ़ को चुनना चाहूंगा, ऐसा कहा था। ठीक है, कल्पना चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में है। सभी का स्वागत है। भूमिका, जय श्री कृष्ण। हाँ, सभी का स्वागत, अभिनंदन है। देखो, कर्नल टोड ने कहा था कि अगर मुझे कोई रियासत पेशकश की जाए तो मैं क्या लेना चाहूंगा? बेसरोडगढ़ लेना चाहूंगा। कुंभलगढ़ की बात करते हैं तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पड़ता है? तो राजसमंद में पड़ता है। आप सभी जानते हो राजसमंद। ये राजसमंद जो है ना, ध्यान रखना बड़ा ही इंपोर्टेंट किला रहा है। इसका निर्माण करवाया था संप्रीति मौर्य ने। किसने करवाया था? संप्रीति मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। जबकि इसके निर्माण के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, ऐसी भी जानकारी है। और गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, मारो चित्तौड़गढ़ है, बड़ो शानदार किलो है मारो चित्तौड़गढ़, है ना। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा वो होगा बेसरोडगढ़ इज ए करेक्ट आंसर। आपको मैं बता दूं कि जानकारी एक बेसरोडगढ़ से संबंधित हमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिजोलिया से लेकर बेसरोडगढ़ के मध्य एक प्रश्न आता है, वो आता है बिजोलिया से बेसरोडगढ़ के मध्य। बेसरोडगढ़, बिजोलिया से बेसरोडगढ़ के मध्य एक पहाड़ पड़ता है और इस पहाड़ का नाम ही प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पहाड़ है इस पहाड़ का नाम क्या है? इसे कहते हैं ऊपर माल का पठार। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार बोलते हैं, ध्यान रखना। इसी ऊपर माल के पठार में एक राजस्थान में आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन का नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। सभी जानते हैं साधु सीताराम दास जो हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या रहे थे? वो संस्थापक कहे जाते हैं उन्हें। तो काफी सारी चीजें हैं, वैसे याद रखनी है। इसका राइट आंसर होगा बेसरोडगढ़ इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में यह पंक्तियां राजस्थान के उक्त किस किले के बारे में कही गई हैं? आपको आंसर देना है। भटनेर दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है या फिर लोहागढ़ दुर्ग है। देखो, एक एक दुर्ग यहां से मैं आपको कंप्लीट करवाता हुआ चलूंगा। पहले जो मैं व्याख्या करने वाला हूं वो मैं आपको घाघरोन दुर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। देखिएगा, बात करते हैं घाघरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? घाघरोन दुर्ग है। ये जो घाघरोन दुर्ग है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना ये कहां है? लोकेशन पूछी जाए तो ये है आपके घाघरोन झालावाड़ में। कहां पर है? घाघरोन झालावाड़ के अंदर दुर्ग बना हुआ है। यह राजस्थान का एक जल दुर्ग है, ध्यान रखना राजस्थान का जल दुर्ग है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का जल दुर्ग है। आहू और काली सिंध के किनारे, ध्यान रखना
आहू वे कौन सी नदी है? काली सिंध है। आहू और काली सिंध के किनारे बसा हुआ ये किला है। ये बिना नींव का दुर्ग है, ध्यान रखना। बिना क्या है? बिना नींव का दुर्ग है। बिना नींव का क्या है? यह दुर्ग है। इस दुर्ग में आपको पता होगा संत पीपा की छतरी बनी हुई है। संत पीपा की बात करते हैं तो संत पीपा की छतरी है। यहीं पर आपको पता होगा, यहीं पर आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग में आपका पृथ्वीराज राठौड़ था। कौन था? ध्यान रखना, पृथ्वीराज राठौड़ था। इस पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने ये जो गागरोन दुर्ग है वो दिया गया था। इस गागरोन दुर्ग के बड़े 4 शाखे, 2 शाखे बड़े इंपोर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर होगा भटनेर। वैसे भटनेर दुर्ग के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना, भटनेर दुर्ग जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का सबसे क्या है? ये प्राचीन दुर्ग है, सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। और ये ऐसा दुर्ग है कि इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? भूपत भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। 257 ईस्वी से इसका काम चला था, जो 287 ईस्वी में जाकर खत्म हुआ था। यह ऐसा दुर्ग है जिसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। कौन से आक्रमण हुए? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग कौन सा है? तो भटनेर है। मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य भी कहां मिलते हैं? भटनेर दुर्ग के अंदर मुस्लिम महिलाओं के क्या मिलते हैं? जौहर के साक्ष्य मिलते हैं। यहां पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। उत्तरी सीमा का इसे प्रहरी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मिट्टी से निर्मित एक राजस्थान का किला है, वह किला आपका है भटनेर। जूनागढ़ की बात आए तो जूनागढ़ कहां है? तो ध्यान रखना, जूनागढ़ पड़ता है बीकानेर में। लोहागढ़ कहां है? तो लोहागढ़ पड़ता है भटनेर में। ये थोड़े से आपको दुर्ग से संबंधित प्रश्न है, ध्यान रखना है। भटनेर जो दुर्ग है ये गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। कहां पर है? ध्यान रखना, गग्गर नदी है। और ये कहां है? तो ध्यान रखना, ये हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इस दुर्ग के बारे में तैमूर ने अपनी पुस्तक तेजू के तैमूरी में कहा था कि ये दुर्ग बहुत मजबूत दुर्ग रहा है, इतना मजबूत मैंने कहीं नहीं देखा है। ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल हनुमानगढ़ है। नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न है, कटारगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? कटारगढ़ जो दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? आपको फटाफट आंसर देना है। कटारगढ़ के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कुंभलगढ़ में है, आमेर में है, सज्जनगढ़ में है या बाला किला है? स्वदेशी आक्रमण है भूमिका। स्वदेशी जो आक्रमण हुए, ये स्वदेशी जो आक्रमण है वो ध्यान रखना है आपके तारागढ़ में हुए। कहां पर हुआ था? तारागढ़। स्वदेशी आक्रमण हुए थे तारागढ़। और तारागढ़ कहां है? तो ध्यान रखना, अजमेर में। राजस्थान का इसे जिब्राल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, राजस्थान का इसे जिब्राल्टर कहते हैं, जिब्राल्टर। ठीक है, याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए कुंभलगढ़। देखिए कुंभलगढ़ की बात करते हैं, राइट आंसर है कुंभलगढ़। यहां पर कुंभलगढ़ बना कटारगढ़ है, इसे कहते हैं मेवाड़ की तीसरी आंख। मेवाड़ की क्या बोलते हैं? इसे तीसरी आंख बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है, इसलिए ये कटारगढ़ है। इसी कटारगढ़ के पास में एक महल बना हुआ है जिसका नाम है बादल महल। कौन सा है? बादल महल है इसी कटारगढ़ में। यहीं पर एक जूनी कचहरी, क्या है? यहीं पर जूनी कचहरी है, जहां पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और आप सभी जानते हो इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को। तिथि आती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म होता है। तो आमेर दुर्ग का है, तो आमेर दुर्ग पड़ता है आपके जयपुर के अंदर। सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति कहां से होती है? तो आमेर से होती है। राजस्व की ध्यान रखना, सर्वाधिक प्राप्ति कहां से होती है? यहीं से होती है। सज्जनगढ़ इसे कहते हैं क्या बोलते हैं? मुकुटमणि। क्या बोलते हैं? मुकुट मणि दुर्ग के नाम से जानते हैं। और ये जो दुर्ग है बांसदरी पहाड़ी पर बसा हुआ है। बाला किला ध्यान रखना कहां पर है? तो बाला किला आपके अलवर में है। इस दुर्गों को कहते हैं 52 दुर्गों का लाडला। 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। और ये 52 दुर्गों का लाडला है, तो ये कुंवारा दुर्ग है। कौन सा है? कुंवारा दुर्ग है। ध्यान रखना, ये जो लाडला होता है वो क्या रहता है? कुंवारा रह जाता है। जो लाडला होता है वो क्या होता है? कुंवारा रह जाता है। सभी शेयर करें एक बार सभी शेयर करें क्लास को, सभी शेयर कर दे। अपने जो विद्यार्थी है कम से कम उनके पास तो क्लास पहुंचाए।
अलवर में, बिल्कुल। कल्पना, भूमिका, आप दोनों के आंसर आ रहे हैं। अपने जो विद्यार्थी हैं कम से कम वो तो क्लास को शेयर कर दें। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ किले में नहीं है? निम्न में से कौन सा भवन जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ में नहीं है? देखो चित्तौड़गढ़ में बहुत सारे भवन है, जैसे हम देखते हैं आपके, एक है आपके अन्नपूर्णा देवी। कौन सी देवी? अन्नपूर्णा देवी का मंदिर आपके चित्तौड़ में है। मीरा मंदिर आपके कहा है? मीरा मंदिर चित्तौड़ में है। यहां पर सेमिदेश्वर मंदिर, सेमिदेश्वर जो मंदिर है वो भी चित्तौड़ में है। यहां पर बाण माता का मंदिर भी कहा है? बाण माता, ये भी चित्तौड़ में है। बाघ सिंह की छतरी कहा है? चित्तौड़ में है। बाघ सिंह की छतरी कहा है? चित्तौड़ में है। यहां पर कल्ला राठौड़ की छतरी कहा है? ध्यान रखना, कल्ला राठौड़ की छतरी ये भी चित्तौड़ में है। संत रैदास की छतरी कहा है? संत रैदास की छतरी कहा है? ये भी चित्तौड़ में। संत रैदास की छतरी भी चित्तौड़ में है। आप बात करें पद्मनी महल भी कहां पर है? पद्मनी महल भी चित्तौड़ में है। कुंभा महल भी चित्तौड़ में। कुंभा महल, कुंभा महल के बाद विजय स्तंभ भी चित्तौड़ में। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ के बाद कीर्ति स्तंभ भी कहां है? चित्तौड़ में। कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के बाद बात करते हैं यहां पर तो सास बहू जो कुंड है वो भी यहीं पर है। सास बहू जो कुंड है वो भी यहीं पर है। और अरना यहां पर बात करते हैं। और सर यहाँ इस दुर्ग के 7 दरवाजे हैं। यहाँ पर नौलखा भंडार है, नौलखा मीरा मंदिर है, कुंभा महल है, लेकिन चोखेलाव महल नहीं है। चोखेलाव महल ध्यान रखना ये जोधपुर किले में, कहां पर है? जोधपुर के दुर्ग में है। और जोधपुर में जो दुर्ग है उसका नाम है मेहरानगढ़। कौन सा है? मेहरानगढ़ है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, मेहरानगढ़। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस किले में स्थित मानवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्जाम में 100% आएगा कि राजस्थान के किस जिले में मानवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना हुआ है। देखो स्कल्पचर पार्क कहां पर है? तो ये मानवेंद्र महल में। कहां पर है? मानवेंद्र जो महल है, ये मानवेंद्र महल किसको कहते हैं? तो ध्यान रखना ये 9 एक जैसे महलों को ही कहते हैं। 9 एक जैसे महलों को कहते हैं। एक जैसे जो महल है उन्हीं महलों को कहते हैं। तो ये नाहरगढ़ में। कहां पर है? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कहां है? आप सभी जानते हो नाहरगढ़ पड़ता है जयपुर में। कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर नाहरगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना है। बिल्कुल भूमिका का आंसर है नाहरगढ़ है। ठीक है भूमिका। देखिए ये जो है ना आमेर, ये आपको पता है आमेर कहां है? तो आमेर जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर में। यहीं पर आमेर में एक झील है जिसका नाम है माउठा झील। कौन सी झील है? ध्यान रखना, यहीं पर आमेर में माउठा झील है। इसी आमेर के अंदर आपको पता होगा एक कदमी महल है। क्या है? कदमी महल है, जहां पर आमेर के कछुआ राजवंशों के रास्ते लग होते हैं। तारागढ़ की बात करते हो तो तारागढ़ एक तो बूंदी में है और एक तारागढ़ कहां है? अजमेर में है। और चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का गौरव बोलते हैं, ध्यान रखना, राजस्थान का इसे कहते हैं अपन गौरव। इसका निर्माण चित्रांगत मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगत मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, आप सबको पता है। नाहरगढ़ दुर्ग जो है ये आपके जयपुर में है, जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग है। इसका निर्माण करवाया वो करवाया सवाई, इसका निर्माण करवाया आपके किसने करवा दिया है? मान सिंह जी। मान सिंह जी है या फिर आपके, अच्छा इसका निर्माण तो सवाई जयसिंह ने करवाया यार, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। आई होप सवाई जयसिंह ही होगा, देखना मुझे बताना कमेंट करके नाहरगढ़ किला किसने बनवाया था, इसमें बताना है मुझे ना, कहीं मैं कंफ्यूज तो ना हूं। यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा आपका नाहरगढ़। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? नाहरगढ़ इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपनो प्रश्न है, माधोराज का किला किस जिले में स्थित है? माधोराज का जो किला है वह कहां पर स्थित है? आपको फटाफट आंसर देना है। जयपुर के अंदर तो आपको पता है, एक तो है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। यहां पर देखिए नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ जयपुर में है। आमेर का किला, आमेर का जो किला है वो भी कहां है? तो ध्यान रखना वो भी जयपुर में है। आमेर का किला भी कहां है? जयपुर में है। अलवर में देखिए तो अलवर के अंदर ध्यान रखना एक है बाला किला। कौन सा किला है?
बाला किला, जिसे राजस्थान का कुंवारा दुर्ग बोलते हैं, 52 दुर्गों का लाडला है। यहां पर भूतही किला है, भूतही किला है, जिसे बोलते हैं भानगढ़। क्या बोलते हैं? भानगढ़ का किला है। दौसा के अंदर हम बात करते हैं तो दौसा में माधो राजगढ़ का किला है, माधो राजगढ़ का क्या है, याद रखना, किला है। यहीं पर आपको बताया आभानेरी, क्या है? आभानेरी। आभानेरी में ध्यान रखना, यहां पर चांद बावड़ी, क्या है? चांद बावड़ी विश्व की राजस्थान की सबसे प्राचीन सबसे गहरी बावड़ी है। भरतपुर में एक दुर्ग है और उस दुर्ग का नाम है लोहागढ़। कौन सा गढ़ है? लोहागढ़। इसी दुर्ग में जो ध्यान रखना, मत्स्य संघ का क्या हुआ था? मत्स्य संघ का यहां पर उद्घाटन हुआ। मत्स्य संघ का यहां पर क्या हुआ था? उद्घाटन। इस दुर्ग को बोलते हैं अजय दुर्ग। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, अजय दुर्ग कहते हैं। सवाई जय सिंह सेकंड ने ही करवाया है सर जी नाहरगढ़ फोर्ट का निर्माण। ओके, थैंक यू भूमिका और कल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर राइट आंसर होगा, वो होगा दौसा इज ए करेक्ट आंसर। अपना राइट आंसर क्या है? दौसा। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है आपको, सुमेलित करना है कि कुछ पहाड़ है और कुछ दुर्ग है, इसको सुमेलित करना है। फटाफट सुमेलित करके बताएं कि सुमेलित हो गए को। देखो, सबसे पहले सोनारगढ़, इसको बोलते हैं जैसलमेर का किला। क्या बोलते हैं? जैसलमेर दुर्ग बोलते हैं, जो कि आपके त्रिकुट पहाड़ी पर है। और मेहरानगढ़ चिड़ियाटुप पहाड़ी पर है। तारागढ़ गटबीटली पर है। चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर है, जिसे चिड़ियाटुप तो त्रिकुट पहाड़ी बोल, त्रिकुट तो हो गई अपनी, है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर। कौन से पठार पर है? मेसा के पठार। चित्तौड़गढ़ किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, ये कमेंट करके बताओ। पहाड़ी कौन सी चित्तौड़गढ़ में, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। जय सिंह द्वितीय, ठीक है। देखो यहां पर है चित्रकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चित्रकूट है पहाड़ी है। चित्रकूट पहाड़ी पर दुर्ग बसा हुआ है अपना चित्तौड़ का किला। आगे पधारा सा। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? वाह, वेरी शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहते हैं? राजस्थान का वाल्मीकि, चित्रकूट। चित्रकूट के बाट बाट पे बिलनी जोवे बाट, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना। बिल्कुल चित्रकूट है। वाल्मीकि, वाल्मीकि किसे कहते हैं? वाल्मीकि संत रविदास, संत माघ, संत मावजी या इनमें से कोई नहीं। बताएं, फटाफट आंसर दीजिए। क्लास को शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों के लिए क्लास ली जाती है, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो तो भाई साहब कई दिक्कतें था के कहानी शेयर करो थे। चलिए यहां पर राइट आंसर होगा, वो होगा संत माघजी। देखो इन संत माघजी का संबंध रहा है बीनमाल से। कहां से रहा है? बीनमाल। और बीनमाल कहां पड़ता है? आप सभी जानते हो, जालोर में। बीनमाल जालोर। वैसे बीनमाल की बात करते हैं तो यहां पर गुज्जर प्रतिहार वंश रहा है। कौन सा रहा है? प्रतिहार वंश की दूसरी शाखा थी। यहां पर क्या थी? दूसरी शाखा थी, क्योंकि गुज्जर प्रतिहारों की दो ही शाखा थी। पहली जो शाखा है, प्रथम शाखा, ये प्रथम जो शाखा है, ये प्रथम शाखा थी मंडोर में। मेरा मंडोले मेरा तंडोले, मंडोर था जोधपुर में। कहां था? जोधपुर में। इसी प्रतिहार वंश के बारे में अगर पूछा जाए तो इनके प्रतिहार वंशों का जो संस्थापक है, ध्यान रखना, प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है उसका नाम आता है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, इसने प्रतिहार वंश की स्थापना करी। अगर प्रतिहार वंश की कुल देवी पूछे तो कुल देवी है इनकी, ध्यान रखना, चामुंडा माता। कौन सी माता जी है? चामुंडा माता जी इनकी कुल देवी है। ठीक है। संत माघजी की जो
कर्म भूमि रही है, ध्यान रखना, कर्म भूमि तपोभूमि, वो बीनमाल रही है। बीनमाल की राजधानी बताई थी हैनसांग ने। किसने बताई थी? हैनसांग ने। क्या बताई थी? पोलोमोली। किसमें बताई थी? सीयूकी में। किसमें बताई थी? सीयूकी। ये आपके इसकी पुस्तक है हैनसांग की, सीयूकी, इसमें इसने बताया था, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। संत मागजी की बात करते हैं। तो संत मागजी के बारे में कौन नहीं जानता है? ये बेणेश्वर धाम के संस्थापक हैं। बेणेश्वर धाम की क्या है? ध्यान रखना, धाम के संस्थापक है। बेणेश्वर धाम के संस्थापक हैं। याद रखना, इन्होंने कुछ आंदोलन चलाया था, और वो आंदोलन चलाया था लसाड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया था? लसाड़िया आंदोलन। इन्होंने, संत माऊजी ने लसाड़िया आंदोलन चलाया। एक यहां पर इन्होंने संप्रदाय भी बसाया था, संप्रदाय, और उस संप्रदाय का नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय था, ध्यान रखना। कौन सा संप्रदाय था? निष्कलंकी। इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था, उसका नाम था चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा। ध्यान रखना, एक चोपड़ा झील भी है, चोपड़ा झील जो है पाली में। कहां पर है? पाली में। ये चोपड़ा ग्रंथ कुछ विशेष अवसर पर ही बाहर निकाला जाता है। चोपड़ा जो ग्रंथ है ये कुछ विशेष अवसर पर ही बाहर निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर है संत मागजी इज ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं भाइयों। फूलडोल महोत्सव आयोजित होता है। फूलडोल महोत्सव कहां आयोजित होता है मेरे लाडलों, मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ के राइट आंसर होगा। इको पूजा वर्मा, कल्पना सांवला, पाली। फूलडोल महोत्सव बताओ नहीं रे, फटाफट आंसर नहीं देते हो एक तो तुम लोग। चलिए, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा शाहपुरा। क्या होगा? फूलडोल महोत्सव होता है शाहपुरा। शाहपुरा में एक तो ध्यान रखना, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। राम स्नेही संप्रदाय की क्या है? ध्यान रखना, प्रधान पीठ है, प्रधान पीठ। शाहपुरा में आपको पता है यहां की फड़कला बड़ी फेमस है, फड़कला प्रसिद्ध है। शाहपुरा में ध्यान रखना, बाहरट परिवार बड़ा फेमस है। बाहरट परिवार यहां का फेमस रहा है। जो परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा का पूरा परिवार खप गया था, वह परिवार था बाहरट परिवार। यहीं पर ध्यान रखना, फूलडोल महोत्सव लगता है शाहपुरा के अंदर। यहां का एक परिवार बड़ा फेमस है, और उस परिवार का नाम है, वो है जोशी परिवार। कौन सा है? जोशी परिवार, जो फड़कला के लिए काफी फेमस रहा था। ध्यान रखना, फड़कला के लिए फेमस है। यहां का एक परिवार है जिसका नाम है गौरी परिवार। कौन सा परिवार है? गौरी परिवार। ये गौरी परिवार ध्यान रखना, आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर क्या है? सबसे पहले चादर चढ़ाते हैं, वो गौरी परिवार चढ़ाते हैं। उदयपुर की हम बात करते हैं जरा सा, तो उदयपुर के अंदर देखिएगा, यहां पर आपको पता होगा, यहां पर क्या है? उदयपुर में तो एक नीमच माता का मंदिर है। क्या है? नीमच माता का मंदिर है। यहीं पर आपको पता है नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा है। यहीं पर देखें तो मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर है। मनसा पूर्ण करणी माता का क्या है? ध्यान रखना, मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। यहां पर छठा रोपवे स्थापित है, यहां पर दूसरा रोपवे स्थापित है। नाथ द्वारा में एक आयोजन होता है, उसका नाम है अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में। यहीं पर श्रीनाथ जी की क्या है? ध्यान रखना, श्रीनाथ जी की यहां पर मूर्ति स्थापित करवाई गई, और श्रीनाथ जी का मंदिर है यहीं पर। यहां की कुछ कलाएं हैं, जैसे पिछवाई कला है, पिछवाई कला नाथ द्वारा की है। यहीं पर वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है। यहीं पर चुआ चंदन कला है, चुआ चंदन कला है। यहीं पर स्प्रे पेंटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। जयपुर की बात करते तो ये जो जयपुर है ना, ध्यान रखना, यहाँ की कुछ कला है। एक का नाम है मीनाकारी, मीनाकारी कला। एक का नाम है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री। एक का नाम है तमाशा,
तमाशा। एक का नाम है आपकी यहीं पर, वो है तीज, बड़ी फेमस रही है यहाँ की। एक यहाँ की बड़ी गणगौर बड़ी फेमस रही है। एक यहाँ का ध्यान रखना गणगौर जयपुर की है। और देखे तो यहाँ की दुर्ग वगैरह महल वगैरह बड़े फेमस हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, शाहपुरा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला प्रश्न अपने सामने है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहा जाता है? इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछा गया है। सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का आंसर देना है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है। जल्दी बताएं आप मुझे। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। यहां पर हम बात करते हैं कोंबा होगा, सवाई जय सिंह होगा, महाराणा सांगा होगा, महाराणा उदय सिंह होगा। तो मेरे प्यारे बहनों और उनके भाइयों, आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि भाई साहब इसके अंदर के फिल्म भी है, देखिएगा। हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की। किसकी बात करते हैं? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा एक्चुअल में ये थे मेवाड़ के शासक। क्या थे? मेवाड़ के शासक। ठीक सर। इनके कुछ ग्रंथ हैं, कौन कौन से सर बता दीजिए आप हमें। इन्होंने ध्यान रखना, इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। वो लिखा संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। इन्होंने लिखा है सुंड प्रबंध, सुंड प्रबंध। इन्होंने लिखा है एकलिंग महामत्य, एकलिंग महामत्य, एकलिंग महामत्य, संगीत मीमांसा, सुंड प्रबंध। एक लिखा है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। इनका एक दरबारी था कुंभा का जिसका नाम था मंडन। क्या था? मंडन। इसको बोलते कुंभलगढ़ का वास्तुकार, कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या बोलते हैं? इसे शिल्पी बोलते हैं, शिल्पी या शिल्पकार कहते हैं, शिल्पी या शिल्पकार है। ये जो कुंभा है 32 दुर्गों में से 84 में से इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसीलिए हम इन्हें स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। इन्हें राजस्थान में चित्रकला का क्या कहते हैं? ध्यान रखना, राजस्थान में चित्रकला का जनक कहते हैं। चित्रकला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई। रमाबाई के विवाह के लिए इन्होंने एक चौरी बनाई थी जिसका नाम था श्रृंगार चौरी, जिसका नाम था श्रृंगार चौरी। तो महाराणा कुंभा इज द राइट आंसर। सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? सवाई की उपाधि किसने दी? ये भी काफी अच्छा प्रश्न आता है। तो ये उपाधि दी है मेरी जेब नहीं, आपकी जेब नहीं, किसी औरों की जेब है। महाराणा सांगा, इन्हें हम हिंदू पथ के नाम से जानते हैं, हिंदू पथ के नाम से जानते हैं। इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु होती है। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया, उदयपुर नगर बसाया। कब बसाया था? आप भी जानते हो 1559 में इन्होंने उदयपुर नगर बसाया था। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा वो होगा आपका कुंभा। चलिए मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वाओ, वेरी ऑसम, बहुत शानदार प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ तो गढ़ है, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया हैं। चित्तरंजन मौर्य, महाराणा कुंभा, सम्राट अशोक, संप्रीति मौर्य। इसको अपन कह सकते हैं चित्रांगत मौर्य, चित्रांगत मौर्य। किसने निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ का? शेर सिंह मीणा। शेर सिंह जी स्वागत, अभिनंदन है। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शेयर कर दो यार, लाइक कर दो। क्या बिगड़े था को क्लास में शेयर करवाऊं लाइक करवाऊं? तुम्हारा भला ही होगा, हमारा भी भला होगा। तुम्हारा भी एक बटन ही तो दबाना है, अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर ही तो करनी है। क्या करना था? चलिए इसका राइट आंसर होगा वो है अपना चित्रांगत मौर्य। कुंभा ने ध्यान रखना
यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ बनाया था। क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था सारंगपुर विजय की उपलक्ष्य में। सम्राट अशोक हो नहीं सकता है। संप्रति मौर्य ने तो कुंभलगढ़ बसाया है। कौन सा किला बनाया था? कुंभलगढ़। प्रारंभिक निर्माता जो है कुंभलगढ़ का वो संप्रति मौर्य था। अगला हमारा प्रश्न है, वो प्रश्न है बेल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बेल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। बेलों का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताएं मेरे जीवों, मेरे लाडलों, फटाफट आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? 32 मिनट की क्लास हो चुकी है और अभी तक आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं करी है। कितने लापरवाह लोग हो यार तुम लोग हैं। ऐसी लापरवाही क्यों करते हो मेरे लाडलों? ऐसी लापरवाही क्यों करते हो? ऐसी लापरवाही क्यों करते हो आप लोग? क्लास को शेयर नहीं करते हो? शेयर किया करो यार। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर होगा तीर कमान चलाने वाला। बड़ा उत्तर राइट आंसर। मछली, ध्यान रखना, मीन शब्द होता है। मीन, मीन का अर्थ होता है मछली और ये शब्द है मीणा का। किसका है? मीणा का है, ध्यान रखना। तीर कमान रखते हैं, वैसे आपको पता होगा भील। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, ध्यान रखना। ये जो भील है राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ध्यान रखना भीलों के नृत्य बड़े फेमस है, जैसे नेजा, जैसे गौरी, जैसे दीचकरी, दीचकरी, जैसे इनमें हो जाएगा आपका नेजा, गौरी, दीचकरी और राई, हाथी, हाथी मना, है ना। इनकी एक कृषि बड़ी फेमस है भीलों की। उस कृषि का नाम है, वो है दजिया। एक कृषि है जिसका नाम है दजिया, एक का नाम है ची माता। दजिया, ची माता, एक का नाम है वालरा। ये इनकी कृषि के प्रकार हैं। ध्यान रखना इनका सोमरस है, सोमरस, सोमरस है इनका। ताड़ी, क्या है? ताड़ी। सर इनका कल्प वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष ही इनका वो है महुआ। कौन सा है? महुआ इनका क्या है? कल्प वृक्ष है। सर इनका जो है वो कुंभ कौन सा है? तो ध्यान रखना इनका कुंभ है वो है बेनीश्वर मेला। कौन सा मेला है? बेनीश्वर धाम का मेला। बेनीश्वर धाम, धामानी, बेनीश्वर धाम का मेला ये लगता है आपके माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। सर भीलों के घर को क्या कहते हैं? तो इनके घर को कहते हैं कू। इनके मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती। मुखिया को गमेती कहते हैं। ये बात प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना। सर आप कितने बजे क्लास कब लेते हो? मैं क्लास 7 बजे लेता हूं। एक क्लास अपनी 12 बजे होती है, एक क्लास अपनी 12 बजे होती है। और ये 12 बजे ध्यान रखना ये हिंदी की हो रही है। अभी अभी किसकी हो रही? हिंदी शिक्षण विधियों की हो रही है। अपनी 1:30 बजे जो क्लास है वह 1:30 बजे क्लास हो रही है अपनी, वो हो रही है मैथ्स की, MATHS, मैथ्स। तो ये क्लासों का कुछ शेड्यूल है, आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला के गर चलिए मेरे वीरों और वीरांगनाओं, धारी संस्कार का संबंध किससे है? धारी संस्कार, धारी संस्कार का संबंध किससे है? आपको जल्दी कमेंट करके बताना है। धारी संस्कार, भील, मीणा, सहरिया, कंजर। धारी संस्कार का संबंध किससे है? फटाफट आंसर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। चलेगा। हम बात करते हैं पुनर्जन्म का पता लगाना। इसका मतलब होता है पुनर्जन्म का क्या लगाना? पुनर्जन्म का पता लगाना। पुनर्जन्म का पता लगाना वो होता है धारी संस्कार। और ये धारी संस्कार होता है सहरिया जनजाति में। किसमें होता है? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति राजस्थान की एक आदिम जनजाति है, ध्यान रखना। ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, ध्यान रखना, आदिम जनजाति
हैं। ये जो रहती कहाँ है, ध्यान रखना, ये इनका निवास है, वे निवास है, वे निवास है आपका बारा के अंदर। दो तहसीलें, एक का नाम है किशनगंज, किशनगंज, एक का नाम है शाहाबाद। दो तहसीलें हैं, किशनगंज और शाहाबाद, जिसमें रहती हैं। सर इनके पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो इनकी पंचायत का मुखिया होता है कोतवाल साहब। कौन होते हैं? कोतवाल। कोतवाल जो है इनका मुखिया होता है। सर आप हमें ये बताएं कि ये जो है ना, इनके आराध्य देव कौन है? इनके आराध्य देव हैं तेजाजी महाराज की जय। कौन है? तेजाजी महाराज। सर इनका कुंभ कौन सा है? तो इनका कुंभ है जिसका नाम है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का सर मेला कहां लगता है? तो सीताबाड़ी का मेला लगता है आपके बारा के अंदर। और ये मेला कब लगता है? ये मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या है, ठीक है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है, ध्यान रखना, ज्येष्ठ अमावस्या। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको इन सेशन के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करता हूं। जो भी टॉपिक उठा लो उसका पूरा निचोड़ अपने पास है। भील हो, मीणा हो, सहरिया हो, कंजर हो, सबका है। भीलों का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं गमेती। भीलों का मुखिया गमेती है। मीणाओं के पटेल साहब है। सहरियाओं का कोतवाल है, कोतवाल। कांजरों का पटेल है, कांजरों का पटेल है। भाई साहब क्या चाहिए आप लोगों को? है क्या चाहिए आप लोगों को? हर हर महादेव। गुरु जी, डॉक्टर साहब स्वागत है, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति है? सर आपने कल क्लास नहीं ली थी क्या? हाँ मैंने कल क्लास नहीं ली थी, थोड़ा सा तबीयत का इश्यू था इसलिए क्लास नहीं ली। आज क्लास चल रही है, ठीक है। गमेती, गमेती, ओके। देखिए क्लास को शेयर करें प्लीज, सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए नया चैनल हमने बनाया है कि मैंने ये सोचा है कि मेरे विद्यार्थी जो हैं वो नए चैनल पर आएंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर भी करेंगे। इसलिए आपके सपोर्ट के बिना हमारा चित्तौड़गढ़ क्लासेस का नया चैनल कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को इसे शेयर करना है। राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? मीणा साहब, कंजर, भील, डामोर। यहां पर राइट आंसर आ रहा है पूजा वर्मा का ए, बादल मीणा का ए। बिल्कुल, देखो यहां पर राइट आंसर होगा वो होगा ए इज द करेक्ट आंसर। सर कैसे? देखो मीणा जो है ना, वे मीणा ये शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई मीन से। कहां से हुई? मीन की, जिसका अर्थ होता है मछली। याद रखना भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था मत्स्य अवतार, है ना, मत्स्य अवतार था, जिस अवतार से ये मीणा प्रकट हुए थे। ये जो मीणा है ना, ये कछवा राजवंश के क्या करते हैं? कछवा राजवंश के ये राज तिलक करते हैं। क्या करते हैं? राज तिलक करते हैं। ध्यान रखना, इनका प्रारंभिक क्षेत्र होता है वो है ढूंढाड़। कहां पर है? ढूंढाड़ में। आज वर्तमान में अगर सबसे कोई पढ़े लिखे कोई है तो वो मीणा साहब है। कंजर ये दक्षिणी राजस्थान में रहने वाली एक जनजाति है जो कि चोरी कर कर अपना जीवन यापन करती है। राजस्थान की सबसे अशिक्षित अगर कोई जनजाति है तो वह अशिक्षित जनजाति बेल है। डामोर कहां रहते हैं? तो डामोर रहता है सिमलवाड़ा तहसील। कहां रहता है? सिमलवाड़ा तहसील। और सिमलवाड़ा तहसील कहां है? तो यह है डूंगरपुर में। इनके जो पुरुष होते हैं वो पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। पुरुष भी महिलाओं की तरह मंगलसूत्र पहनते हैं, महिलाओं की तरह क्या पहनते हैं? तरह आभूषण पहनते हैं। ध्यान रखना, क्या पहनते हैं? आभूषण। सर डामोर का जो मुखिया होता है वो मुखिया कौन होता है? तो ध्यान रखना, इनका मुखिया होता है मुखी। कौन होता है? मुखी। और क्या बता दूं मैं थाने? चलिए इसका राइट आंसर है मीणा साहब। आगे चलते हैं। सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? सहरिया जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है? चट फटाफट आंसर दीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। सभी विद्यार्थियों के पास अपनी क्लास को पहुंचाना है आप लोगों को। सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें। सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सहलौत, कोतवाल, मुखी, पटेल। बताएं मुझे क्या राइट आंसर होगा?
कोतवाल। डॉक्टर साहब का राइट आंसर है कोतवाल। वाओ डॉक्टर साहब, यू आर वेरी ऑसम। आप बहुत क्यूट हो डॉक्टर साहब, देखा तो नहीं है लेकिन फिर भी। ड्रीम डॉक्टर। बी बी बी। चलिए, सहरिया जनजाति का है मुखिया, उसको कहते हैं कोतवाल। सहरिया जनजाति का किसका है? सहरिया जनजाति का मुखिया है, उसका नाम है कोतवाल। सैलोट ये गरासिया जनजाति का, ध्यान रखना किसका? गरासिया, गरासिया जनजाति है। मुखी आपको मैंने अभी बताया था डामोर साहब का है। पटेल, पटेल कंजर और मीणाओं का, कंजर वे मीणाओं का पटेल है। ओ थने याद रखना है, ठीक है। यहां पर अगर आपसे भील पूछ ले तो भील का है गमेती। भील का क्या है? गमेती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है ये वाला। किस जनजाति के लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? ओ वाह, वेरी ऑसम, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कौन सी जनजाति राजस्थान की जो अपने मेले में जीवन साथी चुनते हैं? सहरिया हैं, भील हैं, डामोर हैं, गरासिया है। ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो मेलों में अपना जीवन साथी चुनती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एक जाति है जिसका नाम है गरासिया। गरासिया जनजाति। मेरे प्यारे लाडलों, एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि गरासिया जनजाति का निवास स्थान कहां है? तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है कि इनका जो निवास स्थान है वो है आपका सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। सर ये जो गरासिया जनजाति है इसका मुखिया कौन है? तो इसका मुखिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सैलोत है। कौन है? सैलोत है, ठीक है सर। सर इनकी बात करते हैं तो इनकी पवित्र झील कौन सी है? पवित्र इनकी झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील है। सर इनका एक मेला है जिसमें ये वर चुनते हैं, वर चुनते हैं। वो मेला है चैत्र विचित्र का मेला। चैत्र विचित्र का मेला, विचित्र का मेला, चैत्र विचित्र का मेला ये लगता है देलवाड़ा में। कहां लगता है आपका? देलवाड़ा। देलवाड़ा कहां है? तो ध्यान रखना सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। ध्यान रखना इनकी एक कृषि है, उस कृषि को बोलते हैं हरी बावरी। क्या बोलते हैं? हरी बावरी नहीं होगी। इनकी एक संस्था है, न्यायिक संस्था। कौन सी संस्था है? न्यायिक संस्था है। उस संस्था का नाम क्या है? ध्यान रखना, उसका संस्था का नाम है हेलरू। क्या नाम है? हेलरू। इनके जो स्मारक होते हैं उस स्मारक को क्या बोलते हैं? हुर्रे। क्या बोलते हैं? हुर्रे बोलते हैं। और क्या बता दूं मैं थाने? हाँ, इतनी जानकारी खूब है। चलिए इनके नृत्य हैं, ध्यान रखना इनके नृत्य हैं। एक का नाम है वालरा, वालर नृत्य। एक नृत्य है जिसका नाम है कूद। एक का नाम है लूर। एक का नाम है आपके यहां पर कूर लूर। और कौन सा हो जाएगा? चलो ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ध्यान रखना बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, वाद्य यंत्र के किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर राइट आंसर होगा वो कोटे की गरासियो। राइट आंसर है अपना गरासिया। कौन सा होगा रे? गरासिया होगा। नक्की झील है, ठीक है। भूमिका सामूहिक कृषि हरी बावरी। अच्छा सामूहिक कृषि इन्हीं की है क्या? ये बताए मुझे, सामूहिक कृषि इनकी हरी बावरी इन्हीं की है क्या? सामूहिक जो कृषि है वो कृषि है हरी बावरी, हरी बावरी, ये भी ध्यान रखना है। ओके, सामूहिक कृषि हरी बावरी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी जनजाति के लोग हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं? बताए मुझे ऐसी कौन सी जनजाति है जो हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते? मीणा, कंजर, भील, डामोर। वालरा गरासियाओं की गुम्मर है, बिल्कुल गरासियाओं की गुम्मर है वालरा। चले, हाकम राज का प्याला पीकर कौन झूठ नहीं बोलते? कंजर। कौन नहीं बोलते? कंजर। ध्यान रखना है कंजर की अगर आपसे आराध्य देवी पूछ ले, क्या पूछ ले? आराध्य देवी पूछे तो इनकी आराध्य देवी का नाम है जोगणिया माता। जोगणिया माता है। अगर इनकी कुलदेवी पूछ ले, कुलदेवी, तो इनकी कुलदेवी है, ध्यान रखना, वो हो जाएगी चौथ माता। चौथ माता। अगर आपसे पूछा जाए
कि भाई साहब ये हाकम राज का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो इनका जो मुखिया होता है वो मुखिया होता है पटेल साहब। कौन होते हैं? पटेल। ये जो निवास करती है, ध्यान रखना, ये दक्षिणी राजस्थान में निवास करती हैं और ये चोरी कर कर अपना जीवन व्यापन करने वाली जनजाति है। कौन सी है? कांजर। ठीक है। इनके आराध्य देव कौन से? तो हनुमान जी है। आराध्य अगर देव पूछे तो आराध्य देव है इनके हनुमान जी, हनुमान जी महाराज, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, मेरे प्यारे लाडलो, जैसलमेर का किला किस दूसरे नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? वह किला है आपका सोनार का किला, जलदुर्ग, गढ़बीटली, मेहरानगढ़। बताएं, फटाफट आंसर दीजिए के राइट आंसर होगा इको। प्लीज शेयर करें क्लास को, जल्दी शेयर करें, सभी मित्रों को बुलाकर लाएं कि हल्दी घाटी का अपना एक चैनल है चित्तौड़गढ़ क्लासेस, उस पर क्लास चल रही है, फटाफट आए। महेंद्र जी, चलिए सोनार का किला, इस किले का नाम है, इसे कहते हैं स्वर्ण दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग बोलते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग बोलते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग या स्वर्ण का किला या जैसलमेर का किला कहते हैं। 2013 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया, यूनेस्को में शामिल किया। ध्यान रखना किसको? जैसलमेर को। ये याद रखना 2013 में 6 किले, कितने? 6 किले, 6 किलो को शामिल किया। 2 किलो तो चीकू है, क्या है? 3 किलो गाजर और 1 किलो क्या है? आम। 1 किलो क्या है? आम। मेरे लेकर आना है आप सभी को। ची से था चित्तौड़ का किला, कू से था कुंभलगढ़ का किला, गा से था गागरोन का किला, गागरोन, जे से था जैसलमेर का किला, रे से था रणथंबोर का किला, आम से था आमेर का किला। यानी 6 किलो को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। केसरिया नाथ जी के यहाँ चढ़ी हुई खीर का प्याला पीकर कौन? वो भील है, केसरिया नाथ जी भील है, ध्यान रखना। देखो जलदुर्ग तो गागरोन है, कौन सा है? गागरोन एक जलदुर्ग है, याद रखना है। गढ़बीडली पर है तारागढ़, कौन सा है? तारागढ़। मेहरानगढ़ कहां है? तो ध्यान रखना ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़ इज ए करेक्ट आंसर, सोनारगढ़ इज ए करेक्ट आंसर। महेंद्र चिक्कुम, गाजर चिक्कुआ। ओके आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, राजस्थान इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? आपको बताना है। राजस्थान के प्रणेता किसे कहा जाता है? देखो इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इतिहास ध्यान रखना, विश्व इतिहास का अगर कोई जनक है, विश्व इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक एक है राजस्थान इतिहास का जनक, राजस्थान इतिहास का जनक, और एक है भारत के इतिहास का जनक, भारत के इतिहास का जनक। ये 3 चीजें हैं, आपको मुझे कमेंट करके जल्दी बतानी है। यहां पर राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। इसे कहते हैं घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। इन्हें कहते हैं राजस्थान इतिहास का जनक। विश्व इतिहास का जनक है, उसका नाम है हेरोडोटस, हेरोडोटस। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। यहां पर राजस्थान के इतिहास इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या नाम हो रहा? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द, वो तो अलग थी यार। बताए रहे क्या नाम था इनकी पुस्तक का? नाम भूल गया मैं। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक थी जिसका नाम बताए, हिंट दीजिए मुझे थोड़ा सा के नामों को। चलिए एक पुस्तक तो इनकी थी, दे ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, दे ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। और एक कौन सी थी रे, कई नाम होते,
एंटिक्विटीज वो अलग थी। द एंटिक्विटीज ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द एनाल एंटिक्विटीज ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस, वो तो जॉर्ज थॉमस की हो जाएगी। कौन सी पुस्तक थी रे बताओ मुझे। वेस्टर्न इंडिया था लास्ट में। अरे वो तो वेस्टर्न इंडिया में नहीं ध्यान है। ये एक पुस्तक तो मैंने लिख दी है, एक पुस्तक और है। चलो, भारत इतिहास के जनक है, उसका नाम है वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास जी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है महाभारत। क्या लिखी थी? महाभारत। और महाभारत को कहते हैं जय संहिता। जय संहिता बोलते थे, जय संहिता। क्या बोलते हैं? जय संहिता कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बताओ बताओ, मेरे माइंड में किताब नहीं आ रही, कौन सी किताब है? विद्वासा। क्या विद्वासा है? अच्छा ये है क्या? तो याद तो आ रहा है यार मेरे को। दे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, ऑफ द राजस्थान। एक पुस्तक जो मेरे माइंड में बार बार आ रही थी वो थी द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया हो गई। एक है द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोरियस मेमोरियस ऑफ द मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक मेरा बहुत बकबर रही थी। ये तो जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है। जॉर्ज थॉमस की क्या है, ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस की पुस्तक है। पुस्तक तो यहां पर होगा द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, इस पुस्तक का नाम होगा, ध्यान रखना। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये जॉर्ज थॉमस है ना, इसने ध्यान रखना राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। राजपुताना क्या किया था? शब्द का प्रयोग किया, शब्द का इसने प्रयोग किया था। राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था 18 ईस्वी में। कब किया था? और इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल टोड ने, और ये कब किया था? 1800 ईस्वी में। इसने रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया, रजवाड़ा। इसने रायथान का प्रयोग किया था, रायथान। ध्यान रखना है। विलियम क्रूक की है वेस्टर्न इंडिया। चलिए, हो गया। हाँ, वो याद नहीं आ रहा था मेरे को, ये थोड़ा सा किताब। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वे स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था। ओहो, राजस्थान का वह स्थल जो कि हड़प्पा को तांबे की आपूर्ति करता था, वह कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा है, मिथल है, गणेश्वर है, या इनमें से कोई नहीं? तांबे की वस्तुओं की सप्लाई करने वाला क्षेत्र कौन सा है? दीजिए प्यारे लाडलों और उनकी बहनों, आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा? चले, इसका राइट आंसर होगा, वो होगा गणेश्वर सभ्यता, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी? गणेश्वर है। ध्यान रखना, ये जो सभ्यता है ना, ये सभ्यता ये है आपके सिक्कर में। कहां पर है? सिक्कर में। कौन सी नदी के किनारे? तो ध्यान रखना, ये कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे है। ज्ञानेश्वर सभ्यता को हम कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी बोलते हैं। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी वो है ज्ञानेश्वर। कालीबंगा ध्यान रखना, ये हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ये जो गगर नदी के किनारे, ध्यान रखना, कौन सी नदी है? गगर नदी के किनारे है कालीबंगा। काली चूड़िया इसका अर्थ होता है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के किस स्थल से कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं? राजस्थान के किस स्थल से कुंड एवं हल रेखा के अवशेष मिले हैं? आहड़ से, मिथल से, सौंती से, या फिर कालीबंगा से? कुंड हल रेखा के अवशेष मिले हैं कहां से?
बताए क्या राइट आंसर होगा इको? शीतल ए बता रहे हैं, महेंद्र जी इसका ए बता रहे हैं। चलिए महेंद्र जी, शीतल, पूजा, डॉक्टर साहब, चलेगा। इसका राइट आंसर एक्चुअल में होना आहड़ ही चाहिए। आहड़ को हम कहते हैं महासत्यों का टिल्ला। महासतियों का क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, महासत्यों का टिल्ला बोलते हैं। ये 8 बार बसी हैं, क्या है, 8 बार बसी हैं और 8 बार उजड़ने के प्रमाण मिलते हैं। ये जो है ना बेड़च नदी के किनारे, ध्यान रखना, बेड़च नदी के किनारे हैं। यहीं पर उदयपुर के राजाओं के शमशान घाट है। उदयपुर के राजाओं के क्या है, ध्यान रखना, स्मारक है। क्या है, स्मारक है। और यहां पर पहला स्मारक है वो है अमर सिंह का। किसका है, अमर सिंह का है। दूसरा स्मारक है कर्ण सिंह का है, ध्यान रखना, अमर सिंह वर्सेस कर्ण सिंह, ये दोनों बाप बेटे थे। कालीबंगा ये आपके हनुमानगढ़ में, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। नो आइडिया गुरु जी। चलिए ए राइट है इसका आंसर। वैसे अगला प्रश्न, राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, वह कौन था? देखो, राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की तरफ से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, वह राजा कौन सा था? इसकी राजधानी है क्या सर? विराटनगर इसकी राजधानी क्या? बिल्कुल हो सकती है। जय जौहर, जय जौहर, जय जौहर। गणेश पारगी, गणेश पारगी जी आपका स्वागत, अभिनंदन है। अजातशत्रु, अजातशत्रु नहीं होगा भाई, इसमें राइट आंसर होगा वो होगा विराट। ध्यान रखना, विराट नामक राजा था जो कि युधिष्ठिर की तरफ से लड़ रहा था। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, एक क्षेत्र रहा है मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद है? मत्स्य जनपद। यहां पर एक क्षेत्र रहा है, वो रहा है विराट नगर। विराट नगर मत्स्य जनपद की क्या थी उस समय? राजधानी थी, ध्यान रखना। और इसी विराट को कहते हैं हम बेराट। क्या बोलते हैं? बेराट। जो अभी कहां है, ध्यान रखना, ये कोटपुतली बहरोड में। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड में आपकी विराट जो सभ्यता है वो कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में है। और यहां पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बाबरू का शिलालेख। शिलालेख कौन सा है? उसका नाम है बाबरू का शिलालेख। बाबरू का शिलालेख। अशोक से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित यहां से प्रमाण मिले, ध्यान रखना। मौर्य वंश से क्या मिले? प्रमाण मिले। ये बाबरू का शिलालेख अभी वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में, ध्यान रखना, कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका विराट। कौन हो जाएगा? विराट, बिल्कुल विराट। आगे चलते हैं। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। राजस्थान का वह स्थल जो कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य का प्रस्तुत करता है। दर सभ्यता, ध्यान रखना, दर भरतपुर में। दर सभ्यता जो है ये दर सभ्यता भरतपुर में है, ध्यान रखना। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, बेड़च नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। जबकि बागोर सभ्यता, ध्यान रखना, बागोर में। और बागोर कहां है? तो ध्यान रखना, भीलवाड़ा में। और ये कोठारी नदी के किनारे। भीलवाड़ा कहां पर है? ये कोठारी नदी के किनारे, ध्यान रखना, कोठारी नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा बागोर इज ए राइट आंसर। बागोर इज ए करेक्ट आंसर। यानी पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले? बागोर से मिले, ध्यान रखना। अरे ओ महेंद्र जी थे 23 को आंसर ध्यान दे रहे हो। बी थोड़ा होगो के प्राचीनतम पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके, देखो, पशुपालन के साक्ष्य और कृषि क्या मिले थे? कृषि के साक्ष्य, ध्यान रखना। यहां से कृषि के भी साक्ष्य मिले, कृषि व पशुपालन। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं आपके कहां से? तो ये ध्यान रखना, मिले हैं आपके बागोर से। अगला प्रश्न है, महाजनपद में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। कौन कौन से जनपद जो है वो राजस्थान में थे, बताओ मुझे। और एक जनपद में यहां लिख देता हूं, उस जनपद का नाम है सीवी जनपद। सीवी जनपद। इस सीवी जनपद की आपको बतानी है राजधानी। राजधानी क्या थी? यहां पर मत्स्य जनपद राजधानी थी विराटनगर। इसकी मत्स्य की राजधानी थी, ध्यान रखना, विराटनगर। अवंती,
और ए व बी दोनों या मगध, कौन सा यहां पर था, ध्यान रखना है। चले सर आपकी क्लास का नाम क्या है, सर आपकी क्लास का नाम क्या है? अपनी क्लास का नाम चित्तौड़गढ़ क्लासेस है ना, CHITTORGARA चित्तौड़गढ़, CLASSES क्लासेस। इसमें राजस्थान जीके की क्लासें होती है, RHASTHN राजस्थान जीके की क्या होती है, क्लासें होती है अपनी। प्रतिदिन 7 बजे अपनी क्लास होती है, प्रतिदिन 7 बजे सभी के समक्ष में आकर खड़ा होता हूं। देखो यहां पर हम बात करते हैं, राइट आंसर होगा ए और बी दोनों राइट हैं। यहां पर राजधानी थी, ध्यान रखना, नगरी। क्या नाम थी, नगरी। और नगरी को ही हम कहते हैं मध्यमिका, क्या बोलते हैं, मध्यमिका। ये मध्यमिका नगरी मेरे से अभी मात्र और मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां से क्लास चल रही है वहां से मध्यमिका नगरी 7 किलोमीटर दूर है। कहां है, 7 किलोमीटर दूर है। और ये मध्यमिका नगरी जो है ना, ये बेड़च नदी के किनारे, कौन सी नदी है, ध्यान रखना, बेड़च नदी के किनारे। कौन सी नदी है, बेड़च नदी के किनारे, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, कौन सा सम्मान है? गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, जवाहर अवार्ड है, महाराणा प्रताप अवार्ड है, या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड है? राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा दिया जाता है, जल्दी कमेंट करके बताएं। सर्वोच्च खेल अवार्ड कौन सा है जो दिया जाता है, फटाफट यूं आंसर आने चाहिए आप लोगों के। रीट का पेपर आ गया है, जेल प्रेरी का पेपर आ गया है, वाहन चालक भर्ती आने वाली है, सबसे बड़ी भर्ती 52,000 पदों की चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती आपके समक्ष है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं। आपको भी मेहनत करनी है और आपको अपना एक सीट कंप्लीट करनी है। यहां पर अवार्ड दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। कौन सा दिया जाता है, राजस्थान रत्न खेल जो अवार्ड है वो दिया जाता है, ध्यान रखना, सर्वोच्च अवार्ड यही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी, बताएं। यह प्रश्न काफी अच्छा है, काफी अच्छा प्रश्न पूछा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर थी, कौन से क्षेत्र में? जोधपुर के दक्षिणी भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के आपके उत्तरी भाग में, या जयपुर के दक्षिणी भाग में? ये जो विराटनगर है, ये विराटनगर ध्यान रखना, विराटनगर जयपुर के किस भाग में पड़ता है, जयपुर के किस भाग में? फटाफट चॉइस में डी, बिल्कुल चॉइस में डी, वो तो बता दियो ना भाई। 25 को आंसर दे, 25 को क्या होगा? चले बताए जल्दी ना। विराटनगर ये जयपुर के दक्षिणी भाग में पड़ता है, ध्यान रखना। विराटनगर जयपुर के दक्षिणी भाग में भाई, अलवर के उत्तरी भाग में नहीं है, जयपुर के दक्षिणी भाग में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटपुतली जयपुर के उत्तरी भाग में, जयपुर के, 1 मिनट, क्या प्रश्न था? अलवर के उत्तरी भाग में, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, अलवर कहां गया रे आप मैप में? चलिए इसका राइट आंसर यही होगा, है ना, राइट आंसर इसका दक्षिणी वाले होगा, क्योंकि जयपुर के दक्षिणी भाग में विराटनगर पड़ता है। आप मैप खोल के देखना, यहां पर दक्षिणी भाग इस राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर है, यहां पर ध्यान रखना है ना। मैंने आपका देखा है, अलवर के उत्तरी भाग में नहीं आता है, ये अलवर के पश्चिमी भाग में, ध्यान रखना। जयपुर के दक्षिण में, अलवर के तो ध्यान रखना ये पश्चिमी भाग में, अलवर के तो ध्यान रखना ये पश्चिमी भाग में, ठीक है, अलवर के पश्चिमी भाग में। तो राइट आंसर यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। डी, बिल्कुल डी करेक्ट है ना, मैंने देख लिया है क्योंकि मैप लगा हुआ है मेरे पास, निश्चिंत रहिएगा। आगे है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, आपको बताना है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। देखो यहां पर मैं ना राजस्थान के जितने भी जो प्रतीक चिन्ह है वो सारे प्रतीक चिन्ह लिख देता हूं मैं आपको, बढ़िया रहेगा। देखो यहां पर खेल पूछा ना तो मैं राजस्थान का राज्य नृत्य कर देता हूं। राजस्थान का, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है ये कमेंट करके बताना। एक है राजस्थान का राज्य, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है ये आपको बताना है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। एक प्रश्न आता है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, फटाफट आंसर देना है। एक प्रश्न है राजस्थान का राज्य
पुष्प कौन सा है? पुष्प। एक आता है राजस्थान का राज्य, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु। एक प्रश्न आता है राजस्थान का राज्य कवि कौन है? कवि। एक आता है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ये फटाफट आंसर देने हैं आपको, क्या राइट आंसर होगा? देखो यहां पर है ना बास्केटबॉल, बिल्कुल राइट आंसर है बास्केटबॉल। जबकि राजस्थान का राज्य नृत्य है वो है आपका घूमर। कौन सा हो जाएगा? घूमर, घूमर, घूमेर, है ना राजस्थान का राज्य। वाद्य यंत्र ध्यान रखना उसका नाम है अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। वृक्ष कौन सा है? तो ध्यान रखना खेजड़ी है। कौन सी है? खेजड़ी। पुष्प कौन सा है? तो ध्यान रखना रोहिड़ा है। कौन सा है? रोहिड़ा है। पशु कौन सा है? तो एक तो ऊंट है और एक आपका गोडावन है। ऊंट वे गोडावन, ध्यान रखना ऊंट वे गोडावन है। गोडावन पहले ही था, ऊंट को 2014 में जोड़ा गया था। राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। और गीत कौन सा है? तो ध्यान रखना केसरिया बालम। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। बिल्कुल केसरिया बालम। ड्रीम गर्ल्स डॉक्टर साहब, महेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान में खेलकूद का सामान कहां मिलता है? राजस्थान में खेलकूद का सामान कहां पर मिलता है मेरे प्यारे भाइयों? जल्दी आंसर दीजिए। केसरिया बालम, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये मांड शैली में गाया जाता है। और इसकी जो गायिका थी उसका नाम था अल्लाह जिल्लाबाई, जिन्होंने केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश नामक गीत गाया था। ध्यान रखना है। देखो यहां पर खेल के सामान कहां के? दौसा, जयपुर, नुमानगढ़ या कोटा। कुछ प्रसिद्ध आपको मैं यहां पर कुछ फैक्ट देने वाला हूं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान रखना। देखो एक तो है खेलकूद के सामान, तो एक आता है कृषि के सामान। कौन सा आता है? कृषि के सामान। एक आता है कृषि के सामान कहां के फेमस है? एक आता है ध्यान रखना यहां पर है खिलौनों के हेतु कौन सा गांव प्रसिद्ध है? खिलौनों, खिलौनों हेतु कौन सा गांव प्रसिद्ध है? एक आपको बताना है। एक लोहा हेतु कौन सा प्रसिद्ध है? लोहा। लोहा नगरी किसे बोलते हैं? एक आपकी अभ्रक नगरी किसे बोलते हैं? अभ्रक नगरी, ध्यान रखना अभ्रक नगरी। एक आपका प्रश्न आता है और वो है ध्यान रखना बावड़ियों का शहर। कौन सा है? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बावड़ियों का शहर, ये भी आपको कमेंट करके बताना। एक आता है तलवारें कहां की फेमस है? तलवारें, ये भी आपको बताना। एक आपका ग्रेनाइट सिटी किसे बोलते हैं? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी किसे बोलते हैं? ये भी आपको कमेंट में बताना है। राइट आंसर क्या होगा ये बताओ। यहां पर तो राइट आंसर है वो होगा आपका हनुमानगढ़। ये ध्यान रखना हीरे और जेवरातों, हीरे वे जेवरातों के लिए फेमस है। ठीक है। दौसा में चांद बावड़ी, आप सबको पता है चांद बावड़ी है दौसा के अंदर। और कोटा के अंदर ध्यान रखना ये राजस्थान का कानपुर है। तो यहां पर क्या है? सर्वाधिक चमड़ा है। कृषि के सामान आपको पता है ये हनुमानगढ़, कृषि के सामान जो है वो आपके श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में। खिलौने के हेतु बू गांव प्रसिद्ध है। कौन सा है? बू गांव। बू गांव कहां पड़ता है? ध्यान रखना नागौर में। कहां पर है? नागौर में। लोहा नगरी ध्यान रखना धातु नगरी, लोहा नगरी कौन है? नागौर। अभ्रक नगरी ध्यान रखना भीलवाड़ा है। कौन है? भीलवाड़ा है। बावड़ियों का शहर कौन है? ध्यान रखना बूंदी है। तलवारों के लिए प्रसिद्ध है सिरोही है। और आपकी ग्रेनाइट सिटी उसका नाम है जालोर। कौन सा हो जाएगा? जालोर। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में क्रिकेट का आरंभ कहां से हुआ है? राजस्थान में क्रिकेट का आरंभ पूछा है। राजस्थान में क्रिकेट जो है वो आरंभ कहां से हुआ है? जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर या आपके जयपुर से हुआ है? बताएं क्रिकेट का प्रारंभ कहां से हुआ है? फटाफट आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी की बोतल भर के ले आता हूं। एक सेकंड, आप दीजिए आंसर। चलिए आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा इसका? चलेगा, इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो होगा आपका
अजमेर। क्या होगा? अजमेर। राइट आंसर है अजमेर। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अजमेर में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता है मसाला अनुसंधान केंद्र, मसाला अनुसंधान केंद्र। मसाला अनुसंधान केंद्र ध्यान रखना ये पड़ता है ताबीज में। कहां पड़ता है? ताबीज। ताबीज कहां है? अजमेर में है। भरतपुर की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर कृषि अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना कृषि अनुसंधान केंद्र है। कृषि अनुसंधान केंद्र आपका कहां है? भरतपुर में। यहां पर कृषि विभाग भी है। क्या है? कृषि विभाग। यहां पर सेवर जो है सरसों अनुसंधान केंद्र है, सॉरी कौन सा है? सरसों अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना सरसों। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां है? सेवर, भरतपुर में। जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में आपको बताया एक तो है काजरी, क्या है? काजरी। और एक यहां पर है आफरी, क्या है? काजरी और आफरी है। और एक जयपुर है, जयपुर में कौन से अनुसंधान केंद्र है वो भी आप बता देना। राइट आंसर है अजमेर इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, जय श्री राम बेटा। कौन कह रहे हो जय श्री राम? ताबीज अजमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। वैसे जोधपुर को हम कहते हैं पोलो का घर, ध्यान रखना। जोधपुर को क्या बोलते हैं? पोलो का घर बोलते हैं जोधपुर को। पोलो का घर कौन है? जोधपुर को। और पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे, उनका नाम था सरदार सिंह। जोधपुर के एक शासक थे जिसका नाम है सरदार सिंह, पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी। एक जयपुर के भी पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे, उसका नाम था मान सिंह, मान सिंह सेकंड। ये पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी थे। इनकी मृत्यु हो गई थी स्पेन में पोलो खेलते हुए। इन्हें ध्यान रखना स्पेन का राजदूत बनाया गया था और एकीकरण में ये राज प्रमुख रहे थे। फिर इनके पद को समाप्त करके जो एक नया पद बनाया गया था राज्यपाल, जो पहले राज्यपाल थे उसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह, और इनके पद को समाप्त कर दिया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका अजमेर इज ए करेक्ट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, आगे चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का एकीकरण के बारे में प्रश्न पूछा है। राजस्थान के एकीकरण में पूछा है तो ध्यान रखना 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15, 18, 25, 18, 15, 26 और 1, ये तो आती है इसकी तारीखें। इधर ले लो आप मार्च, मार्च 1948, 3 बार 48 हो जाएगा। इधर भी है मार्च 1948 है। इधर भी है आपका अप्रैल 1948, अप्रैल 1948। इधर है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। यहां पर है 15 मई 1949 और यहां पर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। यहां पर हो जाएगा 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। ये सप्तम चरण है, इसका नाम है वर्तमान राजस्थान। क्या नाम है? ध्यान रखना वर्तमान राजस्थान है। यहां पर आता है इसका नाम है मत्स्य संघ। क्या नाम आता है? इसका नाम आता है पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ है। इसका नाम आता है वो आता है संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ आता है। इसका नाम आता है वृहत राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान संघ। इसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ और इसका नाम आता है राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। तो यहां पर सप्तम चरण में अजमेर तथा आबू क्षेत्र को क्या किया गया था? इसमें शामिल किया गया था, ध्यान रखना। विकास कुमार अजमेर या अबू है, ठीक है। किट्टू चुंडावत बी, विकास कुमार जी, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। देखिए यहां पर राइट आंसर होगा। देखो यहां पर मैं आपको एकीकरण पूरा करवा देता हूं। इसमें थी 4 रियासतें और इसमें था एक ठिकाना। 4 रियासतें थी, एक ठिकाना था। आप सबको बताएं यहां पर जो प्रधानमंत्री थे वो थे, आपको बताया शोभाराम कुमावत। यहां पर राज प्रमुख था, ध्यान रखना, वो राज प्रमुख बनाया गया था, उसका नाम था उदयबान सिंह था। इसका उद्घाटन आपको बताया लोहागढ़ में हुआ था। कहां हुआ था? लोहागढ़ में। और यहां पर जो उद्घाटन करता था उसका नाम था एनवी गौडगिल। क्या नाम था? एनवी गौडगिल यहां पर था। यहां पर देखते हैं पूर्व राजस्थान संघ में 9 प्लस 1 ठिकाना आ जाएगा, 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना था। इसका अगर प्रधानमंत्री पूछे तो ध्यान रखना है वो प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा दूसरे में? तो दूसरे में आपके प्रधानमंत्री हो जाएगा गोकुल लाल असावा था। फिर यहां पर इसका राज प्रमुख कौन था? तो दूसरे चरण में कोटा के भीम सिंह जी को बनाया गया था। कोटा दुर्ग में इसका जो है वो आपके उद्घाटन हुआ था, आपको पता है। फिर बात करते हैं राज प्रमुख कौन है, तो भीम सिंह जी थे। तीसरे चरण में उदयपुर बना था, उदयपुर को राजधानी बनाया गया था और उदयपुर के भोपाल सिंह जी को राज प्रमुख बनाया गया था। राजधानी खुद आपकी कहां थी? उदयपुर थी। सिटी पैलेस में इसका उद्घाटन हुआ था और इसका उद्घाटन करता थे, ध्यान रखना, माणिक्यलाल। यहाँ पर जो सौभाग्यमणि प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे और उद्घाटन करता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर 30 मार्च को 4 बड़ी रियासतें आकर मिलती हैं, इसके उद्घाटन करता है वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसमें जो प्रधानमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री हैं और राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह जी को और इसी से स्टेबल हो जाता है, लास्ट तक रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है अजमेर तथा आबू है, ध्यान रखना। नेवी गोल्ड गिल
उठकर, क्या कह रहा है, पीएम। देखो प्रधानमंत्री शोभा गो मणिला, देखो क्या है यहां पर है, शोभा गो मणि हीराला, शोभा गो मणि हीरा ला, यानी पहले प्रधानमंत्री शोभालाल कुमावत है, दूसरा गोकुलाल असावा है, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा, चौथा है हीरालाल शास्त्री है। चौथे कौन है, हीरालाल शास्त्री है। फिर इसके बाद में सर और अगर हमें एकीकरण में पूछे तो राज प्रमुख देखिएगा, चारों राज प्रमुख बताता हूं। पहले राज प्रमुख है जिसका नाम है उदयभान, कौन है, उदयभान। दूसरे राज प्रमुख है जिसका नाम है आपके हो जाएंगे भीम सिंह जी, कौन है, भीम सिंह जी। तीसरे राज प्रमुख है जिसका नाम है भोपाल सिंह जी, और चौथे राज प्रमुख है उनका नाम है मान सिंह जी। चार तो राज प्रमुख हुए। अगर उद्घाटन करता पूछे ना तो ध्यान रखना, उद्घाटन करता है गोडविल, गोडविल क्या आ जाएगा, गोडविल, 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 गोडविल चाचा नेहरू, गोडविल, गोडविल चाचा, गोडविल, गोडविल चाचा नेहरू, और गोडविल, गोडविल चाचा नेहरू सरदार आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो गोडविल, गोडविल चाचा नेहरू जी और वल्लभ भाई क्या है, पटेल है। ये इनके क्या है, उद्घाटन करता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। 18 मार्च 1948 शोभाराम कुमावत है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको प्रधानमंत्री बता दिया, मैंने आपको राज प्रमुख बता दिया, मैंने आपको उद्घाटन करता बता दिया, गोडविल, गोडगिल चाचा और वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। तो ये कुछ एकीकरण के प्रमुख चरण थे, जिसमें लास्ट टाइम पे ध्यान रखना अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था और माउंट आबू जो है ये आपके गुजरात में था। कहां था, गुजरात में। इसे गुजरात से जो है वो किसमें, सिरोही में मिलाया गया, और इसे अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश से हटा करके राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। कौन सा जिला बनाया गया था, 26वां जिला बनाया गया था, ध्यान रखना है ना। तो यहां पर है गोडविल, गोडगिल चाचा पटेल, गोडविल, गोडविल चाचा क्या हो जाएगा, पटेल है, गोडविल, गोडविल चाचा पटेल। और शोभा गो मणि हीराला, शोभा गो मणि हीराला 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, यहां पर हो जाएगा आपके सारे चरण है, ठीक है। मत्स्य शंका है, गोडविल, गोडविल चाचा नेहरू पटेल, हाँ गोडविल, गोडविल चाचा पटेल, देखो गोडविल, गोडविल चाचा पटेल, गोडविल, गोडविल चाचा पटेल हो जाएगा। शोभा गो मणि हीराला, शोभा गो मणि हीराला ये हो जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है राजप्रमुख के पद को समाप्त करके कौन सा पद नाम दिया गया है। देखो यहां पर अभी मैंने आपको बताया था राजपद के पद को समाप्त करके कौन सा नया नाम दिया गया है, कौन सा नया नाम दिया है आपको कमेंट में बताना है। यहां पर के पद को समाप्त करके कौन सा नाम दिया है। देखो जो अंतिम राज प्रमुख थे, अंतिम जो राज प्रमुख थे उनका नाम आता है मान सिंह जी, कौन आता है, मान सिंह है। और ये मान सिंह थे सेकंड, और ये थे याद रखना जयपुर के शासक। कहां के थे, जयपुर के शासक। जब होता क्या है कि बात आती है 1956 की, कब की बात आती है, 1956 की, और ये बात आती है आपके अक्टूबर, कितनी आती है 25 OCT, 25 अक्टूबर 1956 की बात थी। इस समय क्या हुआ कि इस पद को राज प्रमुख को समाप्त कर दिया गया, क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया, और इसकी जगह एक नया पद बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था राज्यपाल, गवर्नर नाम रखा गया था, गवर्नर, क्या नाम रखा, गवर्नर, 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 गवर्नर नाम रखा गया था। और प्रथम राज्यपाल थे उसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह, क्या नाम था, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह थे। ध्यान रखना गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे जिन्होंने 25 अक्टूबर को क्या लिया था, पदभार ग्रहण किया था। लेकिन पद समाप्त हुआ था 1 नवंबर को, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को जो है वो पद क्या हो गया था आपके, समाप्त हो गया था। ध्यान रखना 1 नवंबर। सर आप क्लास का नाम क्या है, अरे यार क्लास को नाम बता तो दीदो रहे, चित्तौड़गढ़ क्लास है, कहां बकबरी हो रहे। चलिए आगे बात करते हैं। इस समय जो है अपना वर्तमान राजस्थान में आया था, ध्यान रखना वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था, इसीलिए हम 1 नवंबर को क्या मनाते हैं, 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना इस दिन क्या मनाते हैं, राजस्थान, इस दिन हम मनाते हैं स्थापना दिवस, क्या मनाते हैं, ध्यान रखना राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है इसी दिन, है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सर चित्तौड़ से हैं, बिल्कुल चित्तौड़ से हूं मैं, किट्टू चुंडावत, हाँ चित्तौड़गढ़ के बस्सी से हूं, जहां की काष्ठ कला बड़ी फेमस है, चित्तौड़गढ़ के बस्सी से हूं मैं, ठीक है। तो याद रखना है राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया गया है। अच्छा सबसे लंबा शासनकाल भी इन्हीं का था, सर्वाधिक है लंबा शासनकाल भी इन्हीं का है, ध्यान रखना सर्वाधिक लंबा शासनकाल भी गुरुमुख निहाल सिंह का ही है, सर्वाधिक। इसके समय जो राजस्थान के सीएम बने थे उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया, कौन है, ध्यान रखना उनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका भी सबसे ज्यादा लंबा शासनकाल और सर्वाधिक बार बने थे। ये 17 साल तक सीएम रहे और 4 बार सीएम बने हैं, 17 साल तक सीएम रहे और 4 बार सीएम रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया,
यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको कुछ जानकारी पॉलिटिकल की देना चाहूंगा। पॉलिटिकल में आपको ध्यान में क्या रखना है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ चीजें आपको पॉलिटिकल में ध्यान में रखनी है और वो चीजें ये हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई साहब राजस्थान के प्रथम सीएम कौन है, तो ध्यान रखना हीरालाल शास्त्री है। राजस्थान के प्रथम सीएम कौन है, तो हीरालाल शास्त्री है और ये मनोनीत सीएम थे, ध्यान रखना मनोनीत। 3 मनोनीत सीएम है, हीरालाल शास्त्री, सीवी वेंकटाचार्य। कौन थे, सीवी वेंकटाचार्य थे। और इसके बाद आता है जे नारायण व्यास, जे नारायण व्यास। ये 3 जो सीएम थे ये मनोनीत सीएम है। कौन से थे, मनोनीत। जबकि जय नारायण व्यास ध्यान रखना ये मनोनीत भी थे, मनोनीत भी थे और ये निर्वोचित भी थे, ध्यान रखना निर्वोचित। मनोनीत और निर्वोचित सीएम कौन से हैं, जय नारायण व्यास है। जबकि केवल और केवल निर्वोचित सीएम पूछे तो निर्वोचित सीएम हो जाएंगे टिक्काराम पालीवाल, टिक्काराम पालीवाल, टिक्काराम पालीवाल। टिक्काराम पालीवाल सीएम बने थे और सीएम बनने के बाद पुणे उप मुख्यमंत्री बने, ध्यान रखना उप क्या बने थे, ये मुख्यमंत्री बने हैं। और ऐसे सीएम कौन है, तो टिक्काराम पालीवाल है। और उप मुख्यमंत्री थे तो यहां पर जय नारायण व्यास, कौन है, जय नारायण व्यास पुणे क्या बने थे, यहां पर सीएम बने हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि सर सर्वाधिक लंबा शासनकाल किसका है, सर्वाधिक लंबा शासनकाल किसका है सीएम साहब का, तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है, मोहनलाल सुखाड़िया साहब है। इनका कितना साल है, 17 साल है, 4 बार सीएम रहे। सबसे छोटा शासनकाल किसका है, सबसे छोटा, तो वो आ जाएगा हीरालाल देवपुरा, ध्यान रखना हीरालाल देवपुरा है। हीरालाल देवपुरा का सबसे छोटा शासनकाल था, मात्र 23 दिन ये सीएम रहे थे। फिर आता है एक आदिवासी, अगर सीएम पूछ ले, आदिवासी सीएम कौन थे, तो वो हो जाएंगे जगन्नाथ पहाड़िया। कौन से हो जाएंगे, ध्यान रखना जगन्नाथ पहाड़िया क्या है आपके आदिवासी सीएम है। अगर मुस्लिम सीएम पूछे बरकतुल्ला खां, मुस्लिम पूछे ध्यान रखना मुस्लिम सीएम पूछे तो उनका नाम है बरकतुल्ला खां, ध्यान रखना बरकतुल्ला खां थे। अगर गैर कांग्रेसी सीएम पूछे कि गैर कांग्रेसी सीएम कौन है, गैर कांग्रेसी जो सीएम थे उसका नाम है भैरो सिंह शेखावत, भैरो सिंह शेखावत। ये आपकी क्या है पॉलिटिकल के प्रमुख है आंकड़े है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर मैं शीतल हूं, वो के फोन ऑफ हो गया है, किट्टू चंडावत, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पॉलिटिकल में ध्यान रखनी है। इसका राइट आंसर होगा वो है 26/1956। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था। मैंने आपको बताया था 4 प्रधानमंत्री हुए, एक का नाम था ध्यान रखना शोभा गो मणि हीराला, शोभा गो मणि हीराला। ये पहले चरण का है, शोभाराम कुमावत। कौन हो जाएगा, ध्यान रखना शोभाराम कुमावत साहब है, शोभाराम कुमावत है। दूसरा हो जाएगा गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल ध्यान रखना असावा है, ये सापुरा से थे असावा। माणिक्य लाल वर्मा ये मेवाड़ से संबंधित है, इनका माणिक्य लाल वर्मा साहब है। और है हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ये 4 चरण है, चारों चरणों की क्या है मुख्यमंत्री। तो वृहत राजस्थान जो संघ है वो 4था चरण था और 4थे चरण में मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। कौन सा था, 4थे चरण में थे, उनका नाम था हीरालाल शास्त्री। कौन बता रहे हो, ए आंसर क्यों आ रही हो, गुरु सही लिखो ना, मैं नोट कर रही हूं। अच्छा सही लिखूं क्या, अच्छा सॉरी टू से, मैं सही लिख दूंगा ना, अब मैं सही लिख दूंगा, ओके। जो भी जानकारी देने वाला हूं वो मैं सही लिख दूंगा, यू डोंट वरी। यहां पर हीरालाल शास्त्री कौन हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री इज ए करेक्ट आंसर है। तो ये ट्रिक ध्यान रखना, शोभा गो मणि हीराला, शोभा गो मणि हीराला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल को राजस्थान नाम कब दिया गया है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको राजस्थान नाम कब दिया है। 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 8 मार्च 1950 को या 25 मार्च 1956 को राजस्थान का जो भौगोलिक नाम है वो कब दिया गया है, बताएं मुझे। देखो राजस्थान का जो नाम है ना वो 2 बार आता है, एक तो आता है एकीकरण के दूसरे चरण में, कहां आता है एकीकरण का जो दूसरा चरण है, इस एकीकरण के दूसरे चरण में प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग हुआ था, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ और नाम आया था पूर्व राजस्थान संघ। देखो
पूर्व राजस्थान एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। इस राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा दर्जा दिया गया? संवैधानिक है। जो दर्जा मिला है वो ध्यान रखना कब मिला है, तो संवैधानिक दर्जा मिला है, ये मिला है 26 जनवरी 1950 को। कब मिला है? 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना 30 मार्च को 4 बड़ी रियासतें आकर मिली थी 30 मार्च 1949 को। इस दिन 30 मार्च को हम मनाते हैं राजस्थान दिवस। क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और यहां पर बात करते हैं 15 अगस्त 1947 1 नवंबर, ये 1 नवंबर है ना, इस दिन राजस्थान शब्द को राजस्थान शब्द मिला था, इसीलिए हम 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? 1 नवंबर को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो 1 नवंबर को स्थापना दिवस, 30 मार्च को आपका राजस्थान दिवस। और राजस्थान में एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का नाम आया था? तो दूसरा। और राजस्थान शब्द को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। कब मिला है? 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम बार राजस्थान में जो शब्द था उसका नाम था राजपुताना। कौन सा शब्द है? राजपुताना। इस शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में और उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस था, जिसने 1800 ईस्वी में राजपुताना कहा था राजस्थान को, जबकि नाम मिलता है रजवाड़ा। क्या मिलता है? रजवाड़ा, रायथान, रजवाड़ा, रायथान, या नाम मिलता है राजस्थान। ये सारे नाम दिए थे कर्नल टोड ने। किसने दिए थे? कर्नल टोड ने। कब दिए थे? तो 1829 ईस्वी में दिए थे इन्होंने नाम। तो ये सारी चीजें किसके बारे में है? ये सारी राजस्थान के बारे में। 30 मार्च 1948 शब्द राजस्थान का प्रयोग हुआ। राजस्थान मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखो यहां पर आप दिवस के बारे में पूछ रहे हो तो कुछ दिवस मैं आपको नोट करवा देता हूं, आप चाहे तो लिख लेना। आ जा रहे राजस्थान दिवस। देखो यहां पर एक आता है आपका राजस्थान दिवस। कौन सा दिवस आता है? राजस्थान दिवस। ये राजस्थान दिवस आपको पता है 30 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। एक आता है राजस्थानी भाषा दिवस। क्या आता है? राजस्थानी भाषा दिवस। राजस्थानी भाषा जो दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? ध्यान रखना 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। एक प्रश्न आता है राजस्थान स्थापना दिवस। एक प्रश्न बार बार पूछता है राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब आता है? तो ध्यान रखना ये आता है 1 नवंबर को। कब आता है? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस आता है। तो ये सारी चीजें आपको याद में रखनी है, ठीक है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई है? फटाफट आंसर देना है। मातो सड़गियो रे बताएं। मैंने आपको कहा था, बताया था मैंने 18 मार्च 1948 को एकीकरण शुरू हुआ था। इस दिन 1 नवंबर 1956 को एकीकरण जो है वो क्या हुआ था? समाप्त हुआ था 56 को। इस बीच कितना समय लगा? 8 सात प्लस कर लो बराबर 14 होते हैं, यानी 8 तो वर्ष लगे, 7 माह लगे और 14 दिन का समय लगा था एकीकरण में। एकीकरण प्रारंभ हुआ 18 या 17 मार्च आता है और 1 नवंबर 1956 को एकीकरण खत्म हुआ था। और इसके थे 7 चरण। कितने चरण थे? 7 चरण थे, ध्यान रखना। और एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है ना, वो ध्यान रखना, श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा 1948 में एकीकरण प्रारंभ हुआ था। याद रखना है एकीकरण प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ था आपके, ठीक है, 4 रियासतें एक ठिकाना। बिल्कुल इस समय था 4 तो रियासतें ABCD और इस समय ठिकाना था जिसका नाम था नीमराना। कौन सा था? नीमराना ठिकाना था, ध्यान रखना है। और इस समय तो आपको पता है राजस्थान में जो सुनील ठप्पा और सिरोजम क्षेत्र थे, तो सुनील ठप्पा को जो है MP से राजस्थान में मिलाया गया था और सिरोज को जो है MP से राजस्थान से MP में मिलाया गया था। ये अजमेर जो है केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा समाप्त करके इसे राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। आबू देलवाड़ा जो कि गुजरात में था, उस गुजरात से उसको वापस सिरोही में मिलाया गया, यानी सिरोही का विलय 2 बार हुआ है। 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़ के सिरोही का प्रथम बार विलय किया गया। दूसरी बार जो है आबू देलवाड़ा को गुजरात से सिरोही में मिलाया गया, यानी सिरोही का 2 बार विलय हुआ है। एक 1950 में हुआ और एक 1956 में हुआ है। ये बातें आई हो आपके समझ आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1918 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्न में से कौन सा
स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर है, नीमच है, आहुआ है या जयपुर है? बताए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रेय दिया जाता है। ठीक है शीतल। चले, क्लास को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का कंटेंट मैं आपको हमेशा देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, और हमेशा देता रहूंगा। पढ़ो आप कहीं से भी, समझ में तो आपको चित्तौड़ क्लासेस से ही आने वाला है, और क्लासें ऐसी ही चलती है प्यारे विद्यार्थियों। आप सबका सपोर्ट और विश्वास रह के एनर्जी आ जाती है। आप लोग जुड़ते हो ना तो बहुत एनर्जी होती है, बहुत। दर्द, दुख, दर्द, तकलीफें सारी गायब हो जाती है। चलिए, यहां पर राइट आंसर होगा जयपुर। जयपुर ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना। राजस्थान की ऐसी रियासत जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ध्यान रखना। क्रांति में क्या नहीं लिया था इन्होंने? भाग नहीं लिया। ये एकमात्र रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया। यहाँ के शासक थे राम सिंह जी। कौन थे? राम सिंह जी थे, ध्यान रखना। जयपुर की क्रांति में भाग ही नहीं लिया इन्होंने। ठीक है, बाकी आपको बताया अजमेर में तो नसीराबाद था। कौन सा था? नसीराबाद। नसीराबाद था। नसीराबाद में तो क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई 1857। राजस्थान में पहली बार जो विद्रोह की शुरुआत हुई वही आपके नसीराबाद से हुई। नीमच की बात करते हैं तो नीमच में 3 जून को विद्रोह हुआ था। 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। और यहां पर था हीरा सिंह। कौन था? हीरा सिंह और अली बेग। हीरा सिंह और अली बेग ने एबोर्ड की क्या कर दी थी? ध्यान रखना, एबोर्ड की हत्या कर दी थी नीमच में। आहुआ में आपको बताया यहाँ का ठाकुर कुशाल सिंह था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था, और जयपुर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी है, बताएं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, कौन है? मानकरण शारदा है, जमनालाल बजाज है, हरविलास शारदा है, सी के एफ वोल्टेयर है। कौन सा राइट आंसर होगा? चलिए, इसमें राइट आंसर होगा हरविलास शारदा। कौन सा होगा? हरविलास शारदा है। अच्छा, यहां पर जमनालाल बजाज के बारे में पूछे तो ध्यान रखना, गांधी जी के क्या है? 5वें पुत्र है। गांधी जी के 5वें पुत्र है। गांधी जी के 5वें पुत्र हैं। इन्हें गुलाम नंबर 4 बोलते हैं। गुलाम नंबर 4 बोलते हैं, ध्यान रखना। गुलाम नंबर 4 है जमनालाल बजाज। जानकी देवी बजाज इनकी पत्नी थी। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है? 1857 की क्रांति के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई है? फटाफट आंसर देना है। देखो, 1857 की क्रांति की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो, ध्यान रखना, विद्रोह होता है वो होता है आपके बेरनपुर छावनी में। कहां होता है? बेरनपुर छावनी। और बेरनपुर छावनी कहां है? तो ध्यान रखना, ये पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। यहां पर एक नेटिव फैक्ट्री थी जिसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, और इसमें ध्यान रखना मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? यहां पर मंगल पांडे ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो ध्यान रखना, इसको 8 अप्रैल को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी 1857 को। इसने ह्यूशन और बक की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। भारत की बात करते हैं 1857 में शुरुआत। भारत में क्रांति की अगर शुरुआत की बात करें 1857 की, जो क्रांति उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। कहां से हुई थी? मेरठ पड़ता है यूपी में, और ये हुई थी 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई 1857। जबकि क्रांति शुरुआत कब होनी चाहिए थी? 31 मई को होनी चाहिए थी। 31 मई 1857 को होनी चाहिए थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी नसीराबाद से। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। नीमच में विद्रोह 3 जून को हुआ था, 3 जून 1857। एरीपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त को। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को हुआ था। और देवली में विद्रोह हुआ था 5 जून को। कब हुआ था? 5 जून 1857 को देवली में विद्रोह हुआ है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास और सहसमल बोहरा। आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर हो? चलिए, इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक चेतना
देने वाले व्यक्ति है अर्जुन लाल सेठी। कौन हो जाएंगे, ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी, आपको पता होगा कि अगर अर्जुन लाल, इसने यही कहा था, अगर अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो मेरी भारत माता को आजाद कौन करवाएगा। ऐसा कोटेशन किसका, अर्जुन लाल सेठी का ही है। इन्हें जो है वो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में इन्हें दफनाया गया था, क्योंकि ये वहीं अध्ययन और अध्यापन का काम करते थे, ध्यान रखना, अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न है, कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है। कितने रजवाड़े और राज्यों से राजस्थान शब्द बना है, 18, 16, 19, 19 प्लस 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने। ठिकानों में एक था कुशलगढ़, कौन सा था, ध्यान रखना, कुशलगढ़। कुशलगढ़ पड़ता था बांसवाड़ा में, जो सबसे बड़ा ठिकाना था, सबसे बड़ा ठिकाना था। एक था नीमराना, कौन सा था, नीमराना। ये पहले अलवर में था, लेकिन अभी वर्तमान में कोटपुतली में, अभी वर्तमान में ये कोटपुतली में, ध्यान रखना। एक ठिकाना था जिसका नाम था लावा, लावा पहले जयपुर में था, लेकिन अभी वर्तमान में ये टोंक में। ये 3 ठिकाने और 19 रियासतें थी, जिससे राजस्थान में एकीकरण संपन्न हुआ था। ठीक है, आज के 2 प्रश्न और हैं। वृदा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, कब की है। वृदा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई है। राजस्थान सेवा संघ 1919, 1920, 1921, 1997। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई है, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1920 में, 19 में और 20 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया था, अजमेर, याद रखना, 20 में। आगे आता है लास्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, वह कौन है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकर, मोहनलाल सुखाड़िया, भोगीलाल पांड्या। तो यहां पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है माणिक्यलाल वर्मा, इसलिए मेवाड़ का गांधी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास अपनी यहीं पर करते हैं अपन समाप्त। तो मुझे बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा, बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा, फटाफट आंसर करके बताना है। 8:45 बज गए भाई साहब। चलिए बताएं आज का सेशन कैसे लगा, और आपको यहां पर पढ़ाने का जो तरीका है वो भी आपको कैसे लगा, जरा कमेंट करके बताना मेरे को। अच्छा था सर, नाइस गुरुजी, काश कुमार, थ्योरी क्लास, गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आप रोज 7 बजे क्लास में जुड़ना है, आप सभी को, पढ़ाने का तरीका लाजवाब है। अच्छा, थैंक यू। थ्योरी क्लास, विकास जी आप कह रहे हो थ्योरी क्लास, थ्योरी क्लास रीड के बाद चलाएंगे अपन इसी चैनल पर, थ्योरी क्लास रीड के बाद चलाएंगे अपन। आई लाइक इट, वाह अनिल, आई लाइक यू एंड आई लव यू। चले और बताएं मुझे कैसा, आप लोगों को कैसे याद हुआ, और बेहतर आपके लिए क्या कर सकते हैं, किसकी क्लासें आपको चाहिए, कब कब क्लास चाहिए, ये भी कमेंट करके बता दो कि सर हमें क्लास जो है वो इस टाइम पर चाहिए, और आप इस सब्जेक्ट की क्लास लगा दीजिए। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि उस सब्जेक्ट की क्लास लगा दी जाए आपके लिए। बताएं। गुरु आप लिखो तब राइटिंग सही लिखा करो, मैं नोट करती हूं प्लीज। ओके डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूंगा कि मैं राइटिंग सही लिखूं। एक्चुअली में जब जल्दी बताना रहता है तो थोड़ा सा जो है राइटिंग का थोड़ा इश्यू रहता ही है। अब मैं बोलता हूं उस पर आपको फोकस करना है ना, तो कल कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए थोड़ी राइटिंग सही लिखूं, है ना। चले और कुछ। थैंक यू सर जी। चले अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अभी के लिए बोलिए सांवरिया सेठ की जय। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल।